का जो हमारा सेशन इंडियन पॉलिटी से है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, तो इस प्रियम्बल को जिसने हृदय से पढ़ लिया, बाय हार्ट एंड साउल, अगर आपने इसको पूरे मन से, वचन से, हृदय से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल को समझ लिया, पढ़ लिया, तो आज के सेशन के बाद लगभग आप 50% कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जानकारी पा लेंगे। तो इस सेशन को बहुत ही मन से और ध्यान लगा करके आपको समझना है। तो आज का हमारा सेशन है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीन्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हिंदी में इसको प्रस्तावना कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल है क्या? प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना किसी भी किताब के लिए जो होती है, प्रस्तावना होती है, भूमिका होती है, वो उस बुक का एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, मैप होता है, और वो एक तरह का उस किताब का उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो कोई भी ये जो हमारे प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को जो है शो करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, मतलब किस तरह क्या सोच रखता है। तो ये हमारी सोच को ऑब्जेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं। दिस इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो प्रियम्बल, हु रोट प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी थी, किसने लिखा था प्रियम्बल? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी थी? इसकी प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है दिसंबर 1946 को, कब? दिसंबर 1946 को प्रियम्बल जो है ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट किया था, और ये कहा था कि ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसको विधिवत एक सिस्टमैटिक ढंग से 22 दिसंबर 22 जैन 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उस असेंबली के द्वारा विधि विधान से इसको एडमिट किया था, माना गया था, स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक ढंग से हो रही हैं। इन्होंने दिसंबर 1946 को जो है क्या दिया? प्रियम्बल हैंडओवर किया, सबमिशन किया, और जिसको जो है वाकायदे विधिवत 22 जैन 1947 को इस प्रियम्बल को जो है क्या किया गया? स्वीकृत किया गया, माना गया। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रिटन प्रियम्बल है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा संविधान कैसा होगा। इनफैक्ट हमारे संविधान की जो ये प्रस्तावना है, ये संविधान का जो है क्या देता है? परिचय देता है, इंट्रोडक्शन, और दिस इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, परिचय है हमारी प्रस्तावना। इज दैट क्लियर? मतलब अगर संविधान से रूबरू होना है, संविधान का परिचय लेना है, संविधान को जानना है,
तो उससे पहले आप हमारे इस प्रियम्बल को पढ़ लें, तो प्रियम्बल से आपको संविधान की पहचान हो जाएगी कि इनफैक्ट हमारा संविधान कहता क्या है और ये इस संविधान का उद्देश्य क्या है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट है कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहाँ से है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। अब यहाँ पर हम भारत के लोग से मतलब क्या है कि जो भारत का संविधान है वो किसी और ने नहीं लिखा है, किसी एक्सटर्नल मतलब किसी बाहरी देश से व्यक्ति ने आकर के नहीं लिखा है, हम भारत के लोगों ने इस संविधान को लिखा है। किसने लिखा है? हम भारत के लोगों ने। तो अर्थात हम भारत के लोगों का मतलब ये है कि हम भारत के लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हम भारत के लोगों की तरफ से इस संविधान को लिखा। इसके जो लास्ट स्टेटमेंट है जो 26 नवंबर 1949 को, हमने यही तो कहा था, हमने संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। तो जो हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इसका लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए कभी, तो संविधान की प्रस्तावना का लास्ट स्टेटमेंट ये है कि हम भारत के लोग, तो शुरुआत हो गई ऑन डेट 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित करते हैं, मतलब इन एक्ट, मतलब इसको लागू करते हैं और क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। किसको? अपने आप को। और सेल्फ मतलब हम स्वयं को समर्पित करते हैं और इनएक्ट करते हैं। मतलब 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को मंजूरी दे दी, स्वीकृति दे दी, तब इसके बाद हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखा कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया। क्या बनाया है? संप्रभु बनाया है, संपन्न बनाया है, सोवरेन मतलब सेकुलर बनाया है, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट समाजवाद, ये बना करके और हमने स्वयं को जो है क्या किया है? समर्पित किया है। तो प्रस्तावना को जो है जब पढ़िए आप तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको समझने की हमें क्या है? ज़रूरत है। तो कीवर्ड्स को समझने की ज़रूरत है कि संविधान के मेनली कीवर्ड्स क्या हैं, इसको हम एक स्टेटमेंट से याद रखेंगे। ठीक है? वो स्टेटमेंट क्या है? एक सेंटेंस है, आप लिख लीजिए। डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर सुशांत लिख लीजिए, डॉक्टर संजय लिख लीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। डॉक्टर सुशांत सिंह, डॉक्टर सुशांत सिंह सैन is fond of जलेबी। डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी या सैन इज फॉन्ड ऑफ जलेबी। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर सुशांत सिंह जलेबी के शौकीन हैं। अब भाई डॉक्टर सुशांत सिंह जलेबी के शौकीन है, इस बात का प्रियम्बल से क्या संबंध है? तो इसमें जो टर्म दिए हैं, जो वर्ड्स दिए हैं, उनके फर्स्ट लेटर हमारे प्रियम्बल के कीवर्ड्स को व्यक्त करते हैं। अब देखिए कैसे व्यक्त करते हैं, ये देखिए आप। DR, डी से डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी, R से रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। और सुशांत सिंह, सुशांत मतलब एस सेकुलर,
सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, राइट, फॉन्ड, फ्रेटर्निटी और जे स्टैंड फॉर जस्टिस, एल स्टैंड फॉर लिबर्टी एंड आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, राइट, क्लियर। कैसे? डी फॉर डेमोक्रेसी और स्टैंड फॉर रिपब्लिक एंड एस स्टैंड फॉर सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, लिबर्टी एंड इंटीग्रिटी। ये हमारे जो है सारे कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स के एक्सप्लेनेशन पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक एक एक्सप्लेनेशन आपका जो है बहुत अच्छा होने वाला है, जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली ये हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात मूलभूत सार है, मूलभूत सिद्धांत है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमारा क्या है, हमारा प्रोस्पेक्टिव्स, हमारा ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारा क्लियर होता है, हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? अब देखिए हम भारत के लोगों ने किस तरह का संविधान बनाया है कि संप्रभु मतलब सोवरेन, राइट। अब हम एक एक कीवर्ड्स पर सरसरी तौर पर परिचय कराते चले जाते हैं। मतलब आफ्टर गेटिंग फ्रीडम और आफ्टर इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीन्स भारत का संविधान लागू होने के बाद, और कब लागू हुआ, कब इनैक्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो हम क्या बने, एक सोवरेन कंट्री बन गए। सोवरेन मतलब संप्रभु राज्य बन गए। मतलब अब हमारा इस देश पर स्वयं का प्रभुत्व है, हम स्वयं इस देश के मालिक हैं। और सोवरेनिटी का मतलब बेसिकली होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने देश के इंटरनल मैटर्स को खुद ही रिजॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? जो हमारा इंटरनल मैटर होगा हमारे देश की, चाहे वो हमारे आपसी जो है विवाद हैं, चाहे जातिगत विवाद हैं, धर्मगत विवाद हैं, वाद विवाद, या जो भी हमारे इंटरनल इश्यूज होंगे हमारी कंट्री से रिलेटेड, उनको रिजॉल्व हम खुद करेंगे। इसमें किसी एक्सटर्नल पावर का इंटरवेन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भाई भाई में कोई विवाद हो रहा है और अमेरिका हमको सजेशन दे रहा है कि भाई ऐसे मत करो, या इंग्लैंड हमको सजेशन दे, ब्रिटेन हमको सजेशन दे, या कोई अदर कंट्री हमको कोई सजेशन दे, या उसमें इंटरवेन करे, हस्तक्षेप करे, या जबरदस्ती अपनी बात मनवाए। तो ये स्थिति नहीं है, हम अपने इंटरनल मैटर्स को खुद ही रिजॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि ऑल इंटरनल मैटर्स हम स्वयं रिजॉल्व करेंगे, राइट। सेकंड, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, विदेश नीति। हम इंटरनल, ना केवल इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल इश्यूज से रिलेटेड जो भी हमारी बात होगी, जो भी हमारी पॉलिसी होगी, वो हमारी अपनी ओन पॉलिसी होगी। उसमें जो है ये नहीं कि कोई हमको एक्सटर्नल कंट्रीज या बाहर का कोई देश का जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारी विदेश नीति को तैयार करेगा।
तो चूंकि हम देश हमारा है और हम एक सोवरेन स्टेट हैं, तो सोवरेन स्टेट होने के नाते, सोवरेन कंट्री होने के नाते, सोवरेन नेशन होने के नाते हम अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज, एक्सटर्नल लॉज, इंटरनल लॉज ये स्वयं हमारे द्वारा ड्राफ्ट किए जाएंगे। हमारी अपनी खुद की नीति, हमारी अपनी खुद की पॉलिसी होगी। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? तो सोवरेन में आप इतना ही समझ लीजिए, सोवरेनिटी यही है। इज दैट क्लियर? अब सोवरेनिटी के बाद हमने कहा हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, इसको हिंदी में पंथ निरपेक्ष, कुछ लोग इसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं। तो धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष हैं। सही मायने में इसका एक्सप्लेनेशन है पंथ निरपेक्ष। तो सेकुलर का मतलब है कि हम अपने देश में जो इंडिविजुअल्स हैं, तो जो हमारा राज्य है, जो हमारा स्टेट है, जो कंट्री है, जो नेशन है, इसका अपना कोई ओन रिलीजन नहीं है। मतलब हमारे देश का कोई अपना ओन रिलीजन नहीं है, बल्कि देश में रहने वाले लोगों के अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने समुदाय हैं। तो हमने उनको कहा कि आप प्रत्येक इंडिविजुअल्स को अपने पंथ को एक्सरसाइज करने की, अपने समुदाय में रहने की और समुदाय के साथ उनकी मान्यताओं का पालन करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। वो किसी भी धर्म की, किसी भी रिलीजियस की अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो कंट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई इंटरवेन नहीं होगा। किसी से ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप मंदिर में क्यों जा रहे हो, मस्जिद में क्यों नहीं जाते, मस्जिद में क्यों जा रहे हो, चर्च में क्यों नहीं जाते। अरे जिसकी मर्जी है जाना है जाए, जिसकी मर्जी है नहीं जाना है ना जाए, जिसकी जहां मर्जी आए, जिस रिलीजियस को, जिस पंथ को वो एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करना चाहता है करे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम सेकुलर नेशन है, तो ये चीज समझ में आ गई। सेकुलर नेशन का, सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्षता, मतलब किसी प्रत्येक इंडिविजुअल स्वतंत्र है अपने मन चाहे धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सोवरेन, सेकुलर और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। क्या होता है? जो हमारे संविधान की आइडियोलॉजी है, जो हमारे संविधान की फिलॉसफी है, वो सोशलिज्म है। सोशलिज्म मीन्स समाजवादी विचारधारा है। और समाजवादी क्या है? ये एक विचारधारा है, ये एक प्रोसेस है। और जब हम समाजवादी पढ़ेंगे तो समाजवादी की अपोजिट में हम कम्युनिज्म को भी पढ़ेंगे। तो कम्युनिज्म क्या है? बेसिकली जब समाजवाद की जहां हम बात करेंगे वहां कम्युनिज्म की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कम्युनिज्म की। ये क्या है? कम्युनिज्म क्या है? साम्यवादी है। तो ये साम्यवादी विचारधारा है और ये समाजवादी विचारधारा है। दोनों ही विचारधाराओं में एक जो है बड़ा अंतर ये है, ये एक तरह की घटना है और ये जो है एक तरह की प्रक्रिया है। तो बेसिकली सोशलिज्म क्या है? ये एक प्रोसेस है और ये कम्युनिज्म क्या है? ये एक तरह का इवेंट है। और दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या है? गरीबी हटाओ, मतलब गरीबी उन्मूलन है। लेकिन हम गरीबी हटाते हैं वो एक प्रोसेस के तहत हटाते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर सोशलिस्ट। एंड कम्युनिस्ट क्या करते हैं? ये जो है गरीबी हटाते हैं, एक झटके में हटाते हैं, एक घटना करके हटाते हैं। अब इसका एक ज्वलंत उदाहरण हम आपको दें। जैसे कि सपोज करो हमारे यहाँ कोई स्कीम आती है, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीम हो या भारत सरकार की स्कीम हो, तो उस स्कीम को बाकायदे अनाउंस किया जाता है सरकार के द्वारा। और सरकार अनाउंस करती है, जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जन धन योजना की एक स्कीम लाए और कह दिया कि भाई जीरो बैलेंस का अकाउंट सभी का खोल दो। जीरो बैलेंस, जिसके पास एक भी रुपया नहीं है उसका भी बैंक खाता खोल दो।
राइट। क्या लेकर के? उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, और जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसका आधार कार्ड लेकर के एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो। ये किसकी योजना थी? हम भारत सरकार की योजना थी। तो जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलते समय ये नहीं कहा गया कि आप पंडित जी हैं इसलिए आपका नहीं खुलेगा, आप मुल्ला जी हैं इसलिए आपका नहीं खुलेगा। जो जिसकी मर्जी आए वो सभी लोग गए और उन सभी लोगों ने जीरो बैलेंस का अकाउंट खोला, राइट। सेकंड, एक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आए। उज्ज्वला योजना में इन्होंने कहा कि भारत के जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उन मजदूरों और गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री का गैस कनेक्शन दे दिया जाए। तो जब फ्री का गैस कनेक्शन दिया गया तो उस समय किसी भी व्यक्ति से ये पूछा क्या सरकार ने कि आप पंडित जी हो या आप मुल्ला जी हो, आप ठाकुर साहब हो, आप डिसूजा हो? ऐसा तो कोई किसी से सवाल नहीं किया गया। जो उस क्राइटेरिया में आता था, जो उस क्राइटेरिया में फॉल करता था, मतलब जो गरीबी की रेखा में फॉल करता है या आता है, उन सब को जो है उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत उसे क्या दे दिया गया? गैस का फ्री में कनेक्शन दे दिया गया। इज दैट क्लियर? अब कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म में ये एक इवेंट है, इसका हम एक आपको ज्वलंत उदाहरण देते हैं। अक्टूबर 49 में चाइना के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर माओ जेडोंग, आज तो शी जिनपिंग हैं। उस समय ये जो है क्या थे? प्रेसिडेंट हुआ करते थे। कौन? माओ जेडोंग। लिख लीजिए नाम, माओ जेडोंग। ये प्रेसिडेंट ऑफ चाइना थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दिया कि हम चाइना से गरीबी हटाने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है किसी भी देश के लिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री रात को जो है राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए ये कह दें कि कल से भारत में एक भी गरीब नहीं रहेगा, तो देश की जनता तो खुश हो जाएगी ना कि यार गरीबी से निजात मिल रही है, अब हम सुबह से सब अमीर हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, राइट। तो इन्होंने माओ जेडोंग ने डिक्लेयर किया, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जारी किया कि ही इज गोइंग टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम चाइना। वो गरीबी को हटाने जा रहे हैं। अब देखिए इनकी गरीबी हटाने का तरीका क्या था, प्रैक्टिस क्या थी। इन्होंने क्या प्रैक्टिस की माओ जेडोंग ने कि कम्युनिज्म विचारधारा के तहत, साम्यवादी विचारधारा के तहत, ये कम्युनिज्म का मतलब साम्यवादी विचारधारा में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, अब देखिए वो किस तरह की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास एक सीलिंग कर दिया कि जिस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, मान लेट सपोज अगर किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ की संपत्ति, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो और उसके आसपास रहने वाले लोगों के पास कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति है जो 100 करोड़ रुपए की संपत्ति रखता है और इसके आसपास रहने वाले मान लीजिए 3 लोग और रह रहे हैं, इन 3 लोगों के पास कुछ नहीं है, राइट। तो चाइना ने क्या किया कि इस व्यक्ति से जिसके पास 100 करोड़ हैं और इसके आसपास 3 लोग जो हैं जो बेकार हैं, राइट, तो उनसे जो है 75 करोड़ रुपए इससे ले लो। कितने ले लो? 75। अब 25-25 करोड़ इन तीनों को भी दे दो। तो ये हो गई इनकी साम्यवादी नीति कि अब देखो यहाँ पे 4 लोग हो गए, एक तो 100 करोड़ का मालिक था, ये 25-25 करोड़ इन तीनों को बांट दिया, तो तीनों जो है करोड़पति हो गए, तीनों के पास 25-25 और चौथे के पास भी 25 करोड़। तो ये बताइए ये गरीबी हटाई या एक अमीर आदमी को गरीब कर दिया? और दूसरी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी व्यक्ति, जो कोई अगर मान लीजिए साल में वो 5 लाख कमाता है और उसकी बेसिक नीड, उसके खर्चे 2.5 लाख के ही हैं, तो उसको 2.5 लाख छोड़ करके बाकी के 2.5 लाख उससे सरकार ले लेगी और उन लोगों में बांट देगी जो लोग नहीं कमाते हैं।
तो सोचो कि ये आप जो है गरीबी क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, या एक आदमी जो बड़ा होना चाहता है, जो अपनी मेहनत से जो ये कोशिश कर रहा है कि भाई अब इस साल हम 5 लाख कमा रहे हैं, आने वाले समय में हम 10 लाख कमाएं, 15 लाख कमाएं, 20 लाख कमाएं, तो उसकी आपने सोच को स्टॉप कर दिया। दूसरी चीज, जो लोग नहीं कमा रहे हैं, जो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको बैठे बैठाए मिल रहा है, तो वो कमाने के बारे में क्यों सोचेंगे? वो तो पहले ही से नहीं कमाने की सोच रहे थे। जैसे हमारे यहाँ भी कई बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि हमारे जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, कोविड-19 के बाद उन्होंने कुछ लोगों को राशन फ्री में देना शुरू कर दिया। तो लोग आज भी राशन के बारे में सोचते नहीं हैं, कमाते नहीं हैं राशन खरीदने के लिए। वो क्या करते हैं, अरे राशन तो सरकार दे ही देती है, अब रह गया राशन सरकार दे देती है, बाकी अब उनको बचा है कमाने के लिए। तो कमाना क्या है कि भाई हमको तो अगर दारू पीनी है उसके लिए पैसा कमाना है, बाकी राशन तो सरकार दे ही रही है। तो सरकार ने राशन दिया है, इसलिए दिया है कि आप उस राशन का इस्तेमाल करके थोड़ा अपने आप को ग्रो अप कर लो, थोड़ा अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड बना लो, क्योंकि ये सपोर्ट सरकार कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये माओ जेडोंग प्रैक्टिस कर रहे थे, वो गलत था कि किसी की संपत्ति को छीन करके फिर उन लोगों में बांट देना जो संपत्तिहीन है। ये कम्युनिज्म विचारधारा है। हमारे यहाँ क्या है, ये सोशलिज्म है, ये एक प्रोसेस है। ये किसी भी तरह का अगर डेवलपमेंट की बात करेगी, जो इस विचारधारा के तहत अगर डेवलपमेंट होगा तो वो एक प्रक्रिया के तहत होगा कि अगर सड़क बननी है तो बाकायदे सड़क बनेगी भी, और वो जाहिर सी बात है रोड हवा में तो बनेगा नहीं, किसी न किसी किसान की ज़मीन, किसी न किसी किसान के खेत से होकर के गुजरेगी। तो उस किसान को जो है क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, तब जा कर के वो किसान वो सड़क तैयार होगी, राइट। अब जैसे कि हमारे इंडिया में भी एक बार हो गया था इस तरह से। वो कब हो गया था, एक हम केस आपको पढ़ाएंगे, जब केस स्टडी करवाएंगे तो आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या हुआ था, आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स, ये 2 भाई थे, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय इनके पास, आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स के पास 500 एकड़ ज़मीन थी पंजाब में। कितनी? 500 एकड़। तो पंजाब जब देश आज़ाद हुआ, ये हम 26 जनवरी 1950 के बाद की ही घटना बता रहे हैं, तो ये पंजाब सरकार ने कहा कि अब पंजाब को डेवलप करने की आवश्यकता है, डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो डेवलपमेंट करने के लिए अब विकास का जब बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो सबसे पहले लैंड चाहिए होती है। तो उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट दे दिया, और वो स्टेटमेंट ये दिया कि जिस किसी के पास 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा वाली जितनी भी ज़मीन होगी वो पंजाब सरकार ले लेगी। क्या ले लेगी? पंजाब सरकार। अब जरा सोचो, जो व्यक्ति रात को 500 एकड़ ज़मीन का मालिक था, ठीक है, और सुबह उसे पता चले कि 100 की जगह है कि उसके पास तो कुल 30 एकड़ बची है और 470 एकड़ ज़मीन जो है क्या ले ली, सरकार ने ले ली। तो ये किस तरह का विकास है? ये विकास थोड़ी है भाई। ये वाला विकास जो माओ जेडोंग कर रहे थे, ये वाला, या ये पंजाब सरकार जो विकास कर रही थी, तो ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन नहीं है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन है कि जो बड़ा है वो और बढ़े और जो छोटा है वो बढ़ जाए, राइट। यही तो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है कि जो छोटा व्यक्ति है, छोटा बिजनेसमैन है, वो बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है वो और बड़ा बिजनेसमैन बने, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो यहाँ पर माओ इन्होंने कहा कि 470 एकड़ जमीन जब आईसी गोलकनाथ वर्सेस आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स की जो है पंजाब सरकार ने ले ली, तो आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आए
कैसे? आर्टिकल 32 के तहत। ये आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 का है, जिसमें हम डायरेक्ट हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट, डायरेक्ट हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होता है, उसके ऊपर कोई अपील नहीं। वहाँ पर आए और इन्होंने कहा, यहाँ आईसी गोलकनाथ ने अपनी प्ली में कहा कि पंजाब सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है। तो चूंकि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने का राइट ना तो किसी सरकार को है, ना ही किसी इंडिविजुअल्स को है, राइट। ये आर्टिकल 13 क्लास 2 में स्पष्ट दिया गया है। आर्टिकल 13 क्लास 2 में सीधे कह दिया गया है, इवन देन पार्लियामेंट आल्सो कैन नॉट एक्सरसाइज एनी सच एनी लॉ विच डिसरिस्पेक्ट सिटीजन्स फंडामेंटल राइट। मतलब पार्लियामेंट भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हो, इन्फ्रिंज करते हो। तो ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट भी नहीं बना सकती है। तो यहाँ पंजाब सरकार को जो है तलब कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ये तो वायलेशन है भी, और उसको एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया पंजाब सरकार को। तो पंजाब सरकार ने कहा, उस समय स्टेटमेंट दिया कि जनाब हमको तो जो है डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड्स, पार्क, इन सब बनाने के लिए ज़मीन तो चाहिए होगी, और ज़मीन है किसके पास? ज़मीन तो किसानों के पास है। इस तरह से तो सरकार अपना कोई डेवलपमेंट का काम कर ही नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आप डेवलपमेंट का काम कीजिए, लेकिन उनको एक प्रॉपर कंपनसेट दीजिए। प्रॉपर कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी की 470 एकड़ लैंड ले रहे हो और वो सपोज वो 400 करोड़ की लैंड है, तो आप उनको 800 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए कंपनसेशन दीजिए, ताकि वो जो 470 एकड़ की जो भरपाई है वो कहीं और लैंड लेकर के कर सके। और जो पैसा बचेगा आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स के पास, उस बचे हुए पैसे से अगर वो कोई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे जो है आईसी गोलकनाथ ब्रदर्स का भी डेवलपमेंट हुआ और स्टेट का भी डेवलपमेंट हुआ। भाई अगर कहीं पर कोई भी एक इंडस्ट्री, छोटी सी भी इंडस्ट्री लगती है, तो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले 150 मजदूरों को तो मजदूरी मिली, 150 मजदूरों को जो है काम तो मिला, और जो काम करेगा तो काम के बदले में उसे पैसा भी मिलेगा, और पैसा आएगा तो उसका डेवलपमेंट स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो यहाँ पर हमारे भारत में भी ऐसा ही हुआ था आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। यहाँ तब जो है फंडामेंटल, ये राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट। तब ये राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसी के बाद जो है संशोधन हुआ, जिसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट ना कह करके बल्कि एक लीगल राइट दिया गया। इज दैट क्लियर? जिसके बारे में आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1) एक्ट में फंडामेंटल राइट के तौर पर परिचय कराया गया था। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो है हमने पढ़ा है सोवरेन और सेकुलर, सोशलिस्ट और कम्युनिज्म को। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मिटा दें? अच्छा, ये सेकुलर और सोशलिस्ट है, ये दो वर्ड्स आप नोट कर लें कि ये दोनों वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था 1976 में। ये जो सेकुलर वर्ड है और ये सोशलिस्ट वर्ड है, ये दोनों वर्ड्स जो है भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे। कब? 1976 को। जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें उस संशोधन के बाद ये सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को भारत के संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया था। मींस प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। दीज टू वर्ड्स या दीज टू टर्म्स, सोशलिस्ट, सेकुलर, were added in preamble of the Constitution of India in 1946 in 76 in 42nd Amendment।
मतलब जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें जो है इन दोनों शब्दों को क्या किया, प्रस्तावना में ऐड कर दिया गया। तो आपने कितने ट्रिपल एस पढ़ दिए, सोवरेन, सेकुलर और सोशलिस्ट। अब डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है लोकतंत्र, और इसका मतलब क्या होता है गणतंत्र। दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, गण माने भी तो लोग होता है और तंत्र माने तंत्र, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, राइट। लेकिन यहां पर जो रियल हेड एंड नॉमिनल हेड, बोथ द हेडेड, हमारे देश के दो हेड हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। जिसमें एक मैंने क्या बोला, नॉमिनल हेड एंड रियल हेड, राइट। बोथ आर इलेक्टेड बाय पीपल, राइट, दोनों ही चुने जाते हैं, राइट। हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, राइट। जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, वो बात अलग है कि उसका चुनाव इनडायरेक्ट प्रोसीजर से होता है। इज दैट क्लियर। तो ये जो है, जो फर्स्ट सिटीजन भी हम जिसको कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हेड है हमारे देश के, उनका भी चुनाव होता है। दैट्स वाई वी आर रिपब्लिक। डेमोक्रेसी, यहाँ डेमो का मतलब होता है लोक, क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा रियल हेड है, रियल हेड का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री। जब पूछा जाए आपसे हु इज नॉमिनल हेड ऑफ द इंडिया, हु इज नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, हेड ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉन एज नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, राइट। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें हम एक नॉमिनल हेड के तौर पर जानते हैं, नॉमिनल हेड के रूप में समझते हैं। इज दैट क्लियर। जबकि रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड क्यों कहा गया है और प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड क्यों कहा गया है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की एड एंड एडवाइस के लिए बना है, राइट। तो उसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रालय समिति के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जो लोक शक्तियां हैं वो सारी की सारी किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनलिमिटेड पावर। तो हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है, नॉट इवन सिंगल पर्सन कि जिसके पास पावर ही पावर हो। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इज दैट क्लियर। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो किसी की फांसी की सजा माफ कर सकता है। मैं कहता हूँ मच्छर भी नहीं मार सकता है चाहे करके, क्योंकि जो आर्टिकल 73, 74, 75, 76 सब की सब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जेब में है। जब राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर से वो पावर लेता है कि आप पावर ट्रांसफर करो हमें, राइट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर वो किसी की सजा माफ करते हैं। इज दैट क्लियर। तो जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर वो सजा किसी की माफ कर सकते हैं।
माफ करते नहीं हैं या कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो कर दें, ये भी नहीं है। चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको जब तक विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, जब तक इनकी सलाह शामिल नहीं होगी, तब तक वो किसी की सजा माफ नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब हम बात करते हैं यहां पर इक्वलिटी की। ये भी एक टर्म है इसमें कि इक्वलिटी, जो भारत के नागरिक होंगे वो सभी इक्वल होंगे किसके सामने? इक्वल बिफोर लॉ। जो कानून के सामने होंगे वो सभी इक्वल होंगे। इक्वलिटी फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर हम किसी भी तरह की जॉब या ट्रेड, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, राइट, तो वहां पर हमारे सभी जो है क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? और जस्टिस की बात करता है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जस्टिस क्या होगा? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ये जस्टिस किया जाएगा। अब कोई आपसे ये नहीं कह सकता है कि आप समाज के इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, दैट्स वाई आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप इस काम को नहीं कर सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं हो सकते, राइट। तो आपको फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम भी मिलती है और जस्टिस भी मिलता है। तो ये बेसिकली प्रीएम्बल इज नथिंग। प्रीएम्बल एक विचारधारा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रीएम्बल जो है हमने इसको क्या कहा? बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन है ये, मतलब बेसिक मूलभूत सिद्धांत है। तो हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विचारधारा है ये, अपने आप में एक बड़ी आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो वाइड प्रोस्पेक्टिव माइंड से इसको जो है बनाया गया है, किसको? प्रीएम्बल को। तो यहां पर हमने इक्वालिटी, जस्टिस की बात की। अब लिबर्टी का मतलब है वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी। आप स्वतंत्र हैं, आप थॉट्स, आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी जो है वैचारिक अभिव्यक्ति जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिबर्टी और इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है भाई? अखंडता। मतलब हम इन तमाम जाति, रंग और सेक्स, इन सब से अलग हट करके और भाषाई आधार पर ना हो करके हम भारत में बहुत सारी भाषाओं को बोलते हैं। बहुभाषी देश है भारत, बहुत सारे धर्म हैं, समुदाय हैं, व्यवसाय हैं, इन सबको एक साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। ये संविधान की प्रस्तावना इस बात का इंट्रोडक्शन कराती है। इज दैट क्लियर? और इन सब के बीच फिर हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व। हम प्रमोट अगर करेंगे तो क्या प्रमोट करेंगे? भाईचारा प्रमोट करेंगे, बंधुत्व को प्रमोट करेंगे। मतलब हम जात, बिरादरी, रंग, भेद, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठ करके एक जो हमारी जो विचारधारा होगी, आपस में भाईचारा की विचारधारा होगी, जिससे देश की अखंडता बनी रहे, एकता और अखंडता बरकरार रहे। तो ये जो है था बेसिकली प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके एक एक कीवर्ड्स पर भी डिस्कशन किया जाएगा, इसके एक एक कीवर्ड से क्वेश्चनिंग जो होंगी उनको भी किया जाएगा। तो बेसिकली आप लोगों को ये सब सिखाया जाएगा कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। इवन देन ये क्वेश्चंस भी राइज होता है कई बार जो है उसमें यूपीएससी एग्जामिनेशंस में या जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में क्या क्वेश्चन
whether the preamble of Constitution of India can be amended or not, मतलब क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है या नहीं। इफ नॉट देन वाई, इफ यस देन वाई, अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर किया जा सकता है तो क्यों। तो ऑफ कोर्स प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कैन बी अमेंडेड। भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। जो ये हमारा प्रियम्बल है ये इंटीग्रेटेड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इज दैट क्लियर। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।